हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। हम आपके साथ आज फिर से एक नए लेक्चर, एक नई कंटेंट के साथ आपके साथ फिर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको कवर कराया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग आपको कराएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 12th, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक बार यह देखना पड़ेगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो यार, देखा करो। ठीक है, आप सब जानते हैं, आप लोग देख पा रहे हो कि लास्ट क्लास में, पहले हम नहीं, लास्ट से लास्ट, सॉरी लास्ट क्लास नहीं थी ये, लास्ट से लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वो 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पर ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एग्जाम को आप आराम से हैंडल कर सकते हो आप। तो आज एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक क्या है देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे ना, इन सब के आंसर्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में है, तो प्लीज देख लेना। और मैंने बताया भी था, पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ये लास्ट एग्जांपल हमने किया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से एक था, इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, बात समझते हैं। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या हुआ था, देखो एक बार समझते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था, चलो इसी पे कर दूं या अगले स्लाइड पे कर दूं? चलो नेक्स्ट पे कर देता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे कर देते हैं इसको। पहले एक बार मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं ना थोड़ा सा। चलो यहीं समझा देते हैं आपको। ठीक है, यहीं समझा देते हैं थोड़ा सा। हम आपके साथ पहले बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस होगा और सैंपल स्पेस से ही जुड़े हुए 2 इवेंट ई होंगे और इवेंट एफ होगा, जिसके अंदर इवेंट एफ हो चुका था, इवेंट एफ हो चुका था और इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी। अब आज की क्लास में ना टॉपिक ये नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है यार, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखो था। ठीक है, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखो, वहां पर हम लोगों ने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है पूरा समझाया हुआ है। लेकिन आज इसी के बेस पर हम आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ाएंगे। थोड़ा सॉरी, गला आज ठीक नहीं है यार। ठीक है, तो देखते हैं जरा। देखो देखते हैं आज क्या है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यह था कि इवेंट ई या इवेंट एफ उनमें से कोई एक हो चुका था तो दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होगा, वो कंडीशनल फॉर्मूले को ही थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर देता है। क्या कह रहा है वो यहां पर कि लेट ई एंड एफ आर टू गिवन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट whose sample space is S, then the probability of the both event E and F occur simultaneously। अरे क्या बोल देते हो सर, समझ नहीं आता। मैंने क्या बोला बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि हमें निकालना पड़ता था P E by F। क्या फाइंड करना होता था? P E by F फाइंड करना होता था, जहां पर F इवेंट हो चुका होता था और इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती थी। ये हमें फाइंड आउट करनी होती थी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा बेसिकली क्या था, P E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, यही फॉर्मूला था, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर E और F ये दोनों ही इवेंट एक साथ हो रहे हैं
तो एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस पे एक एग्जांपल भी मैंने लिया है ताकि आपको मेरी बात अच्छे से बिल्कुल एकदम तरीके से क्लियर हो जाए। हमने क्या बोला, आप स्टेटमेंट में पढ़ सकते हो, यहां पे क्या लिखा है कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, हमारे पास कुछ भी सैंपल स्पेस है, हमारे पास कुछ भी सैंपल स्पेस है, कुछ भी सैंपल स्पेस है, ठीक है। और इसी सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं, इवेंट ई और इवेंट एफ। इसी सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं, इवेंट ई और इवेंट एफ। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब तक हम कोई एग्जांपल नहीं उठाते हैं ना, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट हमें बोर लगता है। तो पहले लेकिन इसका जरूरी इसलिए है, आप बात समझना, जरूरी इसलिए है बेटा, हम यहाँ पे दो फॉर्मुलेस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम एक एग्जांपल से अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे आज की। एक बात ध्यान रखना, जब ई और एफ दोनों ही इवेंट्स को एक साथ होना होता है, एक साथ होना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगाते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे एंड आता है ना, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, अगर कहीं पे एंड आता है ई एंड एफ, ई एंड एफ, तो इसका मतलब वो कॉमन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। सेट चैप्टर में पढ़ा था ना इंटरसेक्शन को, और हमने इसे पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, यूनियन पढ़ा था। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो यहां पर दो अलग अलग फॉर्मुलेस हैं हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ बाई ई, जहां पे पी डज नॉट इक्वल टू 0। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं है, फॉर्मूला चाहे आप ये लगाओ डजंट मैटर, बस थोड़ा सा ड्राइव में क्या है कि अगर इवेंट ई दे रखा है और इवेंट एफ फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला कुछ ऐसा बना लेंगे। अगर इवेंट एफ गिवन है, ये आपको गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले को हम ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक बात समझ आई होगी। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये था कि एक इवेंट हो जाने पर दूसरे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, जबकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, सिर्फ हल्का सा फर्क ही है और कुछ नहीं है। क्लास 12 के अंदर प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चल क्वेश्चन स्टार्ट करें, कर दें स्टार्ट, चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यार लाइक वाइक के बटन तो दबाओ भाई, ठीक है, थोड़ा हमें भी तो इंस्पिरेशन दो यार, हमें भी तो थोड़ा मोटिवेट करो यार, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको मेरी बात एक बार में ही समझ आ जाए। ये एग्जाम्पल क्या है, देखो बात समझते हैं, ये एग्जाम्पल क्या है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना ऊपर पहुंचा देते हैं, इसको थोड़ा सा इसको ऊपर पहुंचा दे, क्या शायद जाएगा नहीं, बेटा एक मिनट, नहीं चलो कोई बात नहीं, हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से हम पढ़ेंगे। अ बैग कंटेन 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल। एक बैग में 10 व्हाइट बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, मतलब कुल मिलाकर बैग के अंदर 15 बॉल्स है, ठीक है। 2 balls are drawn from the bag one after the other without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब मैंने बैग में से एक बॉल को बाहर निकाला तो मैंने उसको वापस उसके अंदर रखा, उसको निकाल के बाहर ही कर दिया, दैट इज अ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। अब देखो समझते हैं कैसे करना है, अब देखो समझते हैं, देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं, देखोगे राइट बार, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है, एक बैग है और इस बैग के अंदर कितनी बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है और बेटा 5 व्हाइट बॉल है। 5 जो है वो व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल बॉल कितनी है मेरे पास, सर टोटल बॉल है मेरे पास 15, टोटल बॉल कितनी है 15। अब मैंने इस बैग के अंदर से पहले एक बॉल निकाली और उसके बाद मैंने दूसरी बॉल निकाली, दैट मींस 2 इवेंट हुए हैं।
तो देखो लेट, मैं इसको कैसे बोलता हूँ, ई बोलता हूँ ना, लेट ई। एक मिनट, इवेंट क्या है? अरे हट जा भाई, एक तो ये मक्खी भी और तंग कर रही है आजकल, हट। ठीक है, इवेंट ई क्या है? ड्रॉन अ ब्लैक बॉल, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉन, कि जब मैंने पहली बार ड्रॉ किया, सॉरी गेटिंग लिख देता हूँ उसको ना, थोड़ा सा इसको मैं गेटिंग लिख देता हूँ, गेटिंग। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो ना, सेम वर्ड हो जाएंगे। गेटिंग, ठीक है, इसको हम गेटिंग लिख देते हैं, गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। तो अगर मैंने पहली बारी में ही हाथ डाला और बैग में हाथ डालते ही मेरे हाथ में ब्लैक बॉल आ गई, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 10/15। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि मैं क्या कर चुका हूं, इस बॉल को निकालकर मैं बाहर रख चुका हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पर इवेंट को फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, अब मैं एफ इवेंट की बात करूंगा। मैं क्या बात करूंगा? मैं बात करूंगा एफ इवेंट की। तो देखो जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या है, लेट एफ इवेंट क्या है? एट एफ इवेंट है गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड राउंड। अब बच्चों एग्जाम में ना ये गलती मत करना बेटा, एक गलती मत करना। अब आपको क्या लग रहा होगा कि साहिल सर लिखने वाले हैं ऐसे, साहिल सर लिखेंगे ऐसे, ए पी ई लिख देंगे और निकाल लेंगे। नहीं बेटा, नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। मेरे को सेकंड बॉल भी, मतलब जो मैंने सेकंड बॉल निकाली वो भी ब्लैक ही है, जबकि मुझे पता है कि मेरी पहली निकाली गई बॉल भी ब्लैक ही थी। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज रहेंगे। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड राउंड व्हेन फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज आल्सो ब्लैक, जबकि वो पहले से ही ब्लैक ही है। तो यहां थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा, मुझे पी ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये मानते हुए कि इवेंट ई हो चुका है। पी ई की प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा, पी एफ की प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा, ये मानते हुए कि इवेंट ई ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कितना होगा देखो, जब मैं 10 में ब्लैक बॉल है, 10 में से एक ब्लैक बॉल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो ब्लैक में कितनी रह जाएंगी? 9 रह जाएंगी। तो यहां लिखूंगा 9। और क्योंकि क्वेश्चन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉल टोटल में से भी कम हो गई, तो मैंने टोटल में से भी एक बॉल कम कर ली। यहां तक बात समझ आ गई? तो हो गया 9/14। अब पूछा गया था कि फाइंड करो कि दोनों ही बॉल क्या है? ब्लैक है। दोनों ही बॉल क्या है? ब्लैक है, ये पूछा गया था। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both drawn balls are black। इसका मतलब दोनों ही इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं। तो बस यहीं पर ही आ गई हमारी क्या, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है, कंसीडरिंग दैट कि यहां पर ये इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसे रहेगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे इसका आंसर कितना है? ये 10/15। ये कितना है? 10/15। और पी ई बाई एफ कितना आया? 9/14। अब आपस में कैंसिल आउट कर ले क्या? 2 5 10, 2 7 14, 3 5 15, 3 3 9, 5 से 5 कट गया, तो मेरे बच्चे आंसर आ गया 3/7। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 3/7। तो उम्मीद है कि अभी आपको ये वाला एग्जांपल समझ आया होगा। फटाफट से स्क्रीन क्या करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, या स्क्रीनशॉट ले लो यार, फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। और सुनो, नोटबुक वगैरह लेके बैठा करो, ठीक है ना? फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अभी ओके है सर? एक्चुअली क्या है यार, बैकएंड में भी टीम काम करती रहती है, तो सबको संभालना पड़ता है, वीडियो ठीक बन रहा है नहीं बन रहा है, लेक्चर रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। आपने देखा नहीं है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते ऐसे देखते रहता हूँ, तो ये देखना पड़ता है ना वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, आप तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँच रही है, चेक करना पड़ता है यार सब, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं आपके साथ एक और क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्यों है? क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने पिछले क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, ये वही वाली सीरीज चल रही है, बट उसके लिए क्या है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कंडीशनलिटी देखो, उसके बाद कंडीशनलिटी में 4-5 क्वेश्चन पढ़ाए थे वो पढ़ो, फिर आज मल्टीप्लिकेशन है इसको समझो, और इसके भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, प्लस संडे या मंडे तक हम आपके साथ फिर डील करेंगे प्रोबेबिलिटी के उन क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके 24 के एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, पहला काम पता है क्या होता है, क्वेश्चन को फोड़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को समझा नहीं ना तो यार फिर बेकार है, बेकार है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक्सरसाइज से क्वेश्चन देता हूँ, यूट्यूब पे से या गूगल पे से करके आ जाते हैं, बट अपने को क्या है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझकर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि रीजन क्या है, एग्जामिनर कोई तुम्हारे मामा का लड़का थोड़ी लगता है यार जो तुम्हें बता के बताएगा कौन सा क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछेगा। तो पहला क्या है, क्वेश्चन को फोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलिए फिर से क्या है, अ बैग कंटेन 19 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। इन्होंने क्या कहा, हम पे फिर दोबारा से एक बैग है। अच्छा देखो, ड्राइंग में मत जाना यार, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया जाता है, नथिंग एल्स। हमारे पास एक बैग है और इस बैग में मेरे पास कुछ टिकट्स हैं 1 to 19, 1 से लेकर 19 तक, मतलब ऐसे कुछ टिकट्स मान लो, ऐसे ना कुछ टिकट्स मान लो, ऐसे कुछ टिकट्स को एज्यूम कर लो जिसपे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ऐसे कितना लिखा है, 19 तक लिखा हुआ है, 19 तक लिखा हुआ है। A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement। मैंने इसमें हाथ डाला, एक टिकट को निकाला, उसको साइड रख दिया, फिर मैंने फिर हाथ डाला, फिर मैंने उसका दूसरा टिकट निकाला, उसको भी मैंने रख दिया, तो दैट मींस मैंने कुल मिला के 2 टिकट्स को मैंने ड्रॉन किया है। What is the probability, आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों जो टिकट मैंने अपने निकाल लिए मेरे हाथों में है, will show a even number, will show a even number, ये मुझे देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देखेंगे कितने हो गए। बेटा सैंपल स्पेस हो गए 1 to 19, मतलब कुल मिला के टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 19 सैंपल स्पेस हो गए। अब आप एक चीज चेक करो, इवन नंबर कितने होते हैं, एक से लेके एक मिनट थोड़ा ज्यादा आ गया ना मेरा, 1 से लेके 19 के बीच में इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ऑल दीज आर माई इवन नंबर बिटवीन 1 to 19, 1 से लेकर 19 के बीच में इतने ही इवन नंबर होंगे। कितने इवन नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इवन नंबर है। अब देखो बात समझो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड करना है probability of getting both tickets show an even number, show an even, n है क्या, नहीं show even number, n तो नहीं आएगा ना, 2 है, show even number। अब ये मुझे बोला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, PE इंटरसेक्शन F, क्योंकि 2 इवेंट्स हैं, क्योंकि क्या है 2 इवेंट्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, PE डॉट PE बाय F, बात समझ आ रही है। अब मैं अगर आपको एक बार रफली समझा दूं तो इवेंट E का क्या मतलब है, इवेंट E का मतलब है कि फर्स्ट ड्रॉन टिकट
इज एन इवन नंबर, जो पहला टिकट में शो किया वो इवन नंबर शो कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9/19। कितना हो गया, 9/19। उम्मीद है कि तुम इतने बच्चे नहीं हो यार, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिख दिया करिए कि अगर कोई चीज की दिक्कत होगी तो हम आपको उसको अगेन वीडियो में उसको हम क्लियर करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल इसलिए हैं ताकि आपकी जो एकेडमिक्स है, आपकी जो स्कूल स्टडीज है वहां दिक्कत ना हो। क्योंकि स्टडीज मतलब साहिल सर की क्लासेस, ठीक है, मैथ्स का मतलब साहिल सर की क्लासेस, ठीक है। तो इवेंट ई क्या है, इवेंट ई का मतलब था कि फर्स्ट ड्रॉन टिकट इज अ इवेंट। और इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ ये है सेकंड ड्रॉन टिकट, ड्रॉन टिकट इज आल्सो इवन नंबर, इज आल्सो इवन। तो इसका मतलब क्योंकि मैं एक टिकट ऑलरेडी निकाल चुका हूं और मैंने उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया, तो यहां पे टोटल में कितनी रहेगी 18, और इवन में से कोई एक तो गायब हो गया होगा, तो यहां पे कितना बचा 8, तो दैट इज 8/18। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा एक बार, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। 9 1 9, 9 2 14, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आ गया हमारा 4/19। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये मिस्टेक हो गया है, ये 4/19 है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम। आंसर है 4/19, ओके। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है ये। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, रुको मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। आंसर है 4/19, दैट्स 4/19। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो फटाफट से क्या करना है, अपने को नोट डाउन करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। जल्दी से नोट डाउन करो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और सुनो नोटबुक ना लेके बैठा करो यार, नोटबुक लेके बैठा करो। चलिए, नोटबुक, पेन, कॉपी और कंसंट्रेशन साथ में लेके बैठा करो। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं तो कोशिश ये करा करो कि मेरे से पहले उसका आंसर आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्योंकि पता है यार एक्चुअली क्या है, पढ़ना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन मैंने पता आजकल क्या देखा है, आजकल एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि बच्चों को ना एजुकेशनल वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता। कैरी मिनाटी, राउंड 12, अभी 2 4 माँ बहन की गाली बक दो, व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। लेकिन यार बात सुनो, इस समय एग्जाम है, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन बनाओ। और अपने बाबू सोना का अगर मैसेज आ जाए तो फ़ोन को रख दो साइड में, काम नहीं बनेगा उनके साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन। और देखो यहाँ भी हमारे से एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ भी हमसे मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ भी मिस्टेक हो गई है, मतलब एरर हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखो क्या कह रहा है बेटा वो, देखो जरा एक बार क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है देखो वो कह रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हम पे कुल मिला के कितने कार्ड हैं, 52 पत्तों की गड्डी है जो कि वेल शफल्ड है, ठीक है। कितने कार्ड्स हैं मेरे पास, कुल मिला के, ऐसे गड्डी होती है ना, ऐसे गड्डी होती है, ठीक है। तो कितने कार्ड है मेरे पास टोटल कार्ड है 52 कार्ड्स हैं। अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा कि मैंने इसमें से 3 कार्ड ड्रॉ कर लिए, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। ये मेरा कार्ड नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा कार्ड नंबर 2 है, और मेरे बच्चे ये मेरा कार्ड नंबर 3 है। अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एस। पहला कार्ड भी किंग है, दूसरा कार्ड भी किंग है, और तीसरा कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो पहले 2 कार्ड किंग और तीसरा कार्ड एस, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब इस बात को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो देखो, जो लेट ए इवेंट रहेगा, इवेंट ए क्या मानेंगे हम, इवेंट ए मानेंगे हम कि ड्रॉन अ किंग कार्ड्स
फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स। थोड़ा सा ना बेटा राइटिंग में मत जाना, मैं इसलिए डिक्टेट करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। 52 कार्ड्स। और इवेंट बी क्या मान लेते हैं, ई मान लो, एफ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड ड्रॉन अ एस कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, ठीक है। ये हमने दो इवेंट मान लिए। इवेंट ए का मतलब ये होगा कि हम जो ड्रॉ कार्ड कर रहे हैं वो किंग का होगा, और इवेंट बी क्या होगा कि जो ड्रॉ कार्ड कर रहे हैं हम वो एस का टिकट होगा, ए का कार्ड होगा एस का। सबसे पहले तो बात समझना कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैं इस पे एक शॉट डालने वाला हूँ कि आपके 52 कार्ड्स में कितने किंग हैं, कितने क्वीन है, कितना सेट होता है, आपसे उसको देखना, इसका नॉलेज जरूरी है। हम लोग एक बात जानते हैं कि 52 पत्तों के अंदर, 52 कार्ड्स के अंदर बेटा 4 किंग होते हैं, 4 ही एस होते हैं, और ऐसे ही आगे और भी कंडीशंस होती हैं जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। अब ये बात समझो, प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए का मतलब है कि गेटिंग किंग कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। तो पहली बारी में ही हमारा कार्ड क्या आ गया, किंग आ गया। तो कुल मिला के कितने किंग होते हैं, 4 किंग्स होते हैं बेटा। टोटल कितने हैं, 52। तो आंसर आ गया 5/52। अच्छा यहां पर क्या है कि उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, जिस कार्ड को एक बार निकाल लिया उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया, उसको हमने इसमें दोबारा मिक्स नहीं किया। अब आपको निकालना है ए बाय ए निकालना है, ए बाय ए निकालना है आपको। ए बाय ए का मतलब क्या हो गया, ये मानते हुए कि गेटिंग या इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, पता है इस बात को ना ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लिख देता हूं मैं, गेटिंग किंग कार्ड इन second drawn when one king card has already drawn। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में वाली लिख दी, आपको समझाने के लिए इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमने ये मान लिया कि पी ए बाय ए का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है कि जो हमने दूसरा कार्ड निकाला, जो दूसरा कार्ड हमने ड्रॉ किया वो भी क्या है, किंग कार्ड ही है। अब हमारे 4 में से एक किंग कम हो चुका है, तो कितना बचा, 3। तो टोटल में से तो एक कम हुआ है 15। अब कुल मिला के एक कार्ड यहां निकल गया, एक कार्ड यहां निकल गया, 2 कार्ड हमने निकाल के अलग कर लिए। अब बी क्या है, बी क्या है सर, बी का मतलब है कि आपने 52 पत्तों में से जो तीसरा कार्ड निकाला वो एस है। तो हमने क्या निकालना है, हमें एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये मानते हुए कि 2 किंग कार्ड ऑलरेडी निकल चुके हैं, 2 किंग कार्ड ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो आप ये बताओ एस कितने होते हैं बेटा, एस होते हैं 4। चेक कर लो एस कितने होते हैं, एस 4 होते हैं, तो 4 एस होते हैं। लेकिन हम लोग 52 पत्तों में से कितने कार्ड निकाल चुके हैं, 2 कार्ड निकाल चुके हैं, तो बचा कितना 50। तो बेटा अब थोड़ा सा ना जगह थोड़ी सी कम है, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और ध्यान रखूंगा, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं एक काम करता हूँ, आप 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कैमरे को रोटेट कर देता हूँ, 1 मिनट आप रुकना, थोड़ा सा कैमरा में रोटेट कर देता हूँ हल्का सा। आई होप आपको दिक्कत ना हो। अब ठीक है ना, चलिए ठीक है। थोड़ा सा आपको इधर का दिख रहा होगा, इधर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 कार्ड्स। अच्छा बात सुनो यार, इसमें क्लास में समय बचाना है, ये बात नहीं लिख रहे, डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सीधा आंसर लिखेंगे, सीधा आंसर कि भैया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी,
तो सिंपल सी बात है, पहले कितना आया 4/52, फिर कितना आया 3/51 और फिर कितना आया 4/50। भैया इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, 2/5525 समथिंग कुछ आंसर आएगा। इसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, अपने आप खुद कर लेना। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फटाफट से लिखो, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए वीडियो को ना एंड तक पूरा देखना, क्योंकि सारे आप चीजें तभी समझ आती है। अगर हम वीडियो को क्या करते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार हम कहीं और कंटेंट ढूंढेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो ये भी क्लियर नहीं है, दूसरा भी क्लियर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी। अक्सर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके बाद फिर म्यूचुअली इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, और फिर इसी के अंदर हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है, देखो बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट है whose occurrence is not depend on any other event। अब बात समझो। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट है जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी या एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उस कॉइन को टॉस किया, मैंने ऐसे देखा हेड आया, फिर मैंने कॉइन को टॉस किया, फिर मैंने देखा टेल आया। तो हेड आने से टेल के आने को क्या फर्क पड़ता है, दैट इज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम एक कॉइन को हवा में उछालते हैं एंड गेट अ आउटकम एज अ हेड, और हमने देखा कि हेड आया, उसके बाद अगेन हमने उस कॉइन को हवा में उछाला और इस टाइम यहां पर कितना आया, टेल आया, तो इन दोनों ही केसेस में ये दोनों ही इवेंट जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है बात समझ आई होगी कि अगर इवेंट ई के होने से इवेंट एफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। देखो अब आज क्या समझेंगे हम, लास्ट चीज क्या समझेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा वो उसी के ऊपर होगा। बस यहां पर एक बात मेरे साथ समझ के खत्म करनी है कि if the probability of occurrence of an event E is not affected by the occurrence of event F, अगर इवेंट E के होने से इवेंट F को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे भाई सिंपल सी बात है, सामने वाले घर में लड़ाई हो रही है, तुम्हारे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला लड़ रहा है, लड़ने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। लेकिन लड़ना गलत बात है यार, लड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में E और F क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। अगर E एंड F दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ध्यान रखना कि PE/F इक्वल टू PE होगा। और अगर इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दें तो ध्यान रखना थोड़ा सा एरर है यहाँ पर भी बेटा, ये E है, थोड़ा सा इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये E है बेटा और ये F है, तो PE इंटरसेक्शन F निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P.PE। आई होप बात समझ आई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पहले क्वेश्चंस कराएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के थोड़े से, और फिर हम कराएंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, ओके बाय।